आज इस हिंदी दिवस समारोह पर उपस्थित हैदराबाद नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, सभी सम्माननीय माताओं बहनों, मंच पर आसीन परम सम्माननीय श्री लोनिया जी, मेरे सहयोगी भाई श्रीधर राव जी, अन्य सभी को मैं आज प्रणाम करता हूं। हिंदी दिवस के इस आयोजन पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मेरा व्याख्यान प्रारंभ करने के पहले भारत के दो महान क्रांतिवीरों को भाव से प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने हिंदी के लिए सारा जीवन अथक प्रयास किया। एक थे परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती, जो मूलतः गुजरात में पैदा हुए, जिनकी मातृभाषा गुजराती थी, लेकिन सारा जीवन हिंदी की स्थापना के लिए, हिंदी का गौरव बढ़ाने के लिए, हिंदी का सम्मान बढ़ाने के लिए काम करते रहे। और उनके द्वारा जो स्थापित संस्था आर्य समाज, उसने तो दक्षिण भारत में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में, हिंदी की स्थापना के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। एक समय था जब निजाम ने हिंदी पर पाबंदी लगाने का काम किया था, कोशिश की थी। उस समय आर्य समाजी लोगों ने सारे देश में से इकट्ठे होकर हिंदी की स्थापना का काम किया था। तो उन सभी आर्य समाजियों को प्रणाम करता हूं। परम पूजनीय स्वामी दयानंद जी को भावपूर्वक प्रणाम करता हूं, उनकी स्मृति को वंदन करता हूं, जिन्होंने हमें हिंदी के सम्मान के लिए लड़ना सिखाया और उसका रास्ता दिखाया। दूसरे ऐसे ही एक महान व्यक्ति महात्मा गांधी, वो भी मूलतः गुजरात के थे और भाषा उनकी भी गुजराती ही थी, लेकिन पहली बार भारत देश में सन 1918 में 29 मार्च 1918 को महात्मा गांधी ने घोषणा की थी कि अब जल्दी ही हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई भाषा नहीं है जो राष्ट्रभाषा का स्थान ले सकती है। और ये महात्मा गांधी ने उस समय कहा था जब अंग्रेजों का दमन चक्र इस देश में चल रहा था, अंग्रेजी और अंग्रेजियत हावी थी, तब गांधी जी ने इसकी घोषणा की थी। और उसी के बाद से कांग्रेस ने इस हिंदी को महत्व देना और सम्मान देना शुरू किया था। आपको हैरान होने वाली बात कहूंगा कि 1918 के पहले कांग्रेस के ज्यादातर प्रस्ताव अंग्रेजी में पास होते थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जितनी बैठकें हुई 1918 के पहले, ज्यादातर प्रस्ताव अंग्रेजी में होते थे। जब महात्मा गांधी ने घोषणा की, उसके बाद से हिंदी में प्रस्ताव पास होने लगे और हिंदी का थोड़ा सा महत्व राजनीतिक लोगों के सामने बढ़ा। तो मैं महात्मा गांधी की स्मृति को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने हिंदी के लिए बहुत ताकत से, बहुत जोर से सारे देश में प्रयास किया और इस हद तक प्रयास किया कि किसी भी क्षेत्र में महात्मा गांधी गए 1918 के बाद हर जगह हिंदी में बोले, हर जगह हिंदी में बोले। केरल गए तो हिंदी में बोले, यहां आंध्र प्रदेश आए तो हिंदी में बोले, कर्नाटक गए तो हिंदी में बोले। और एक दिन तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि सारी दुनिया को बता दो कि मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजी भूल गया। आपको शायद ये सुनकर भी आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी की अंग्रेजी अंग्रेजों से अच्छी थी। वो जब अंग्रेजी लिखते थे और अंग्रेजी में कई बार बात करते थे 1918 के पहले, तो उनकी अंग्रेजी कई अंग्रेजों से अच्छी थी। वो महात्मा गांधी ने ये ऐलान कर दिया कि सारी दुनिया को बता दो कि मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजी भूल गया, और वो सच में भूल गए। उसके बाद से 29 मार्च 1918 के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं आया जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजी में बात की हो, या अंग्रेजी में लिखा हो, या अंग्रेजी में किसी को संबोधित किया। कई बार ऐसे मौके आए जब लंदन में उन्हें अंग्रेजों से बात करनी थी, तो भी उन्होंने हिंदी का आग्रह रखा और अंग्रेजों ने कहा कि आप तो अंग्रेजी जानते हैं, तो उनका मैं भूल गया, जानता तो था, अब मैं भूल गया।
तो अंग्रेजों को उनकी हिंदी समझने के लिए दुभाषिया रखना पड़ा। ऐसे हिंदी के प्रबल आग्रही महात्मा गांधी, ऐसे ही प्रबल आग्रही परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती, इन दोनों को प्रणाम करते हुए मेरे व्याख्यान की शुरुआत करूंगा। हम सब हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को सारे देश में, और ये शायद हमें इस बात की याद दिलाने के लिए है कि हिंदी को अभी राष्ट्रभाषा का स्थान मिलना बाकी है। इसलिए हर साल हम अपने को तैयार करते हैं और अपने संकल्पों को नया करते हैं, ताकि अगले 1 साल तक जहां जहां संभव हो लड़ सकें। हमारे भारत का दुर्भाग्य है, सच बात है कि आजादी के 64 साल के बाद भी हमारी राष्ट्रभाषा को हम संवैधानिक स्थान नहीं दिला पाए, और संवैधानिक स्थान चूंकि नहीं है हिंदी को, इसलिए सरकारी महकमे में, सरकारी कामों में हिंदी की इज्जत नहीं है। ये सच है कि भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, हिंदी पढ़ी जाती है, हिंदी समझी जाती है, सबसे ज्यादा। और भारत के अलावा दुनिया में इस समय दूसरे नंबर की सबसे बड़ी भाषाओं में दूसरे नंबर की भाषा है हिंदी। पहले स्थान पर मानी जाती है चीनी भाषा। 138 करोड़ लोग उसे बोलते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद करीब 120 करोड़ लोग हैं सारी दुनिया में जो हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। और इन 120 करोड़ में 100 करोड़ से ज्यादा तो भारत में है और करीब 20 करोड़ भारत के बाहर है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं, जैसे मॉरिशस है जहां पर हिंदी बोली जाती है, पढ़ी जाती है, समझी जाती है। सूरीनाम है जहां पर हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, पढ़ी जाती है। ऐसे करीब 5-7 देश हैं भारत के अलावा। तो इन सभी देशों में और भारत में हिंदी बोलने, पढ़ने, समझने वालों की संख्या 120 करोड़ है। तो चीनी भाषा 138 करोड़ और हिंदी 120 करोड़। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है हिंदी। लेकिन हमारे देश में दुर्भाग्य ऐसा कि हम इसको संवैधानिक स्थान नहीं दिला पाए या संवैधानिक इज्जत नहीं दिला पाए। उसका कारण है, और वो कारण है हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में एक पुरानी बात कहते हुए शुरू करता हूं। जब हम आजाद होने वाले थे और अंग्रेजों ने ये तय कर लिया था कि भारत से वो चले जाएंगे, ये बात है सन 1945 के आसपास। 1945 में अंग्रेजों ने लगभग अगस्त के महीने में 15 तारीख को, 15 अगस्त 1945 को अंग्रेजों ने ये पक्का कर लिया था कि वो भारत से चले जाएंगे। उसी समय दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और जापान ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया था। भले जापान ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया हो, लेकिन अंग्रेजों की हालत बहुत खराब थी। एक तरह से कहा जाता था उस जमाने में कि दूसरा विश्व युद्ध जीतने के बाद भी वो हार गए थे, और हिटलर हारने के बाद भी जीत गया था। उसमें हुआ ये था कि इंग्लैंड पूरी तरह से तबाह हो गया था, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, राजनीति पूरी बिल्कुल नपुंसक और दिवालियापन की तरफ थी इंग्लैंड में। जो नेता थे इंग्लैंड के वो एकदम निष्प्रभावी थे। विंस्टन चर्चिल, जो एक जमाने में कभी बहुत बड़ा आइकॉन माना जाता था, वो बिल्कुल निष्प्रभावी था। क्लेमेंट एटली बहुत बुरे हाल में था। तो राजनीतिक रूप से डावाडोल स्थिति थी, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया था इंग्लैंड। कारखाने बंद हो चुके थे, कंपनियां दिवालिया थीं, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा था, रोजगार खत्म हो गए थे, बेकारी बढ़ रही थी। अंधाधुंध अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था मंदी और मंदी और मंदी की तरफ जा रही थी। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों को लगा कि भारत में रहना अब संभव नहीं है, क्योंकि भारत को संभालने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे थे उनके, और भारतवासियों ने उनका सहयोग करना बंद कर दिया था। भारतवासी जो उनको टैक्स दिया करते थे वो उन्होंने बंद कर दिया था। तो अंग्रेजों को टैक्स मिल नहीं रहा था
और भारत में ये स्वदेशी आंदोलन की इतनी जोरदार पूरे देश में लहर चल रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ बिक नहीं रहा था यहां पर। तो अंग्रेजी व्यापार लगभग खत्म सा हो गया था। भारत के लोगों ने टैक्स देना बंद करके अंग्रेजों की कमर तोड़ रखी थी, और यहां महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे नेताओं ने लोगों से कह रखा था कि टैक्स नहीं देना, भले जेल में चले जाना। तो लोग उस पर आचरण कर रहे थे। तो हर तरफ से अंग्रेजों को लगा कि अब भारत में रहना संभव नहीं, तो उन्होंने तय कर लिया था कि भारत से चले जाना है। और ये बात अंग्रेजों ने अपने सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका को बताई थी उस समय। इंग्लैंड की पार्लियामेंट से अमेरिका के राष्ट्रपति को एक पत्र गया था, उसमें ये बताया गया। ये जो मैं कहानी कह रहा हूं ये सब उस पत्र में लिखा गया कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, राजनीतिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है, सामाजिक स्थिति बहुत खराब है, हम भारत को अब ज्यादा दिन नियंत्रण में नहीं रख सकते, लिहाजा हमें भारत को आजाद करना है। ऐसा पत्र लिखा गया ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरफ से। उस पर लीडर ऑफ द अपोजिशन के भी हस्ताक्षर थे, माने विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने मिलकर वो पत्र लिखा था। पत्र गया अमेरिका के राष्ट्रपति के पास। अब उसके बाद वहां से जो पत्र आया वो बहुत महत्व का है। जो दूसरा पत्र आया अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजों के प्रधानमंत्री और अंग्रेजों के विपक्ष के नेता को लिखा, और उसमें उन्होंने कहा कि आप भारत को आजादी दे रहे हो, ठीक है, ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि अब ज्यादा दिन आप भारत पर राज नहीं कर सकते, लेकिन मेरा एक सुझाव हमेशा ध्यान रखें आप, और वो सुझाव ये है कि भारत को आजादी देने के बाद भी भारत को वेस्टर्न ऑर्बिट में ही रखना है। फिर से सुनाता हूं, वो अंग्रेजी का पत्र है, मैं हिंदी करके बता रहा हूं। अंग्रेजों को अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि भारत को आजादी दे रहे हैं, ये आपकी मजबूरी है, आप नहीं संभाल सकते, ठीक है, मैं समझता हूं ये मजबूरी, लेकिन मेरा सुझाव है, एक तरह से वो ऑर्डर है, सुझाव नहीं, वो आदेश है, कि मेरा आदेश है कि भारत को वेस्टर्न ऑर्बिट में ही रखना है। माने आजादी के बाद भारत अपने स्वदेशी के रास्ते पे ना जाने पाए, इसका ध्यान रखना है। आगे एक और वाक्य उसने लिखा कि अगर भारत आजाद होने के बाद अपने रास्ते चल पड़ा, जिसको हम स्वदेशी का रास्ता कहें, स्वराज्य का रास्ता कहें, स्वतंत्रता का रास्ता कहें, अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है उस पत्र में कि भारत आजाद होने के बाद अगर अपने रास्ते पर चल पड़ा तो हम सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। हम सबसे मतलब पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप, हम सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम भारत के ऊपर बहुत कुछ निर्भर हैं, और हम माने पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका। तो हम भारत के ऊपर निर्भर हैं। अगर भारत ने अपना रास्ता बना लिया तो हम तो डूब जाएंगे, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। वो कह रहा है हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी राजनीति, हमारी दुनिया में चलने वाली दादागिरी, ये सब भारत के साथ रहने पर ही है। अगर भारत अलग हुआ और अपने रास्ते पे चल पड़ा तो दुनिया से तो हमारी दादागिरी जाएगी ही, हमारी अर्थव्यवस्था भी डूबेगी, हम भी डूबेंगे। ये पत्र अब तक सीक्रेट था, लेकिन अब ये पत्र खुला थोड़े दिन पहले। मुझे एक मेरे मित्र ने बताया, लंदन में रहते हैं, कि ऐसा एक पत्र यहां लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में। तो पिछले साल मैं लंदन गया था परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी के साथ। ग्लासगो में हमारा एक केंद्र का उद्घाटन हुआ था, श्रीधर भाई भी थे। तो ये लोग तो जल्दी लौट आए, मैं 18 दिन रुका उसी पत्र के लिए कि मुझे वो देखना है, पढ़ना है।
और ना सिर्फ देखना है, पढ़ना है, बल्कि उसकी फोटोकॉपी करानी है और समय आने पर सब भारतवासियों को दिखाना है। तो भारत की जो आज की दुर्व्यवस्था है उसके मूल में मैं उस पत्र को मानता हूं। हाँ, और थोड़े दिन में आस्था चैनल पर आपको मैं वो दिखाऊंगा पत्र। वो पत्र भी दिखाऊंगा आस्था पे, संस्कार पे, और उस पर मैं एक पुस्तक भी लिख रहा हूं, क्योंकि वो एक पत्र है, ऐसे हजारों पत्र हैं जो कभी विंस्टन चर्चिल ने अमेरिका के राष्ट्रपति को लिखे, कभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने विंस्टन चर्चिल को लिखे, कभी एटली ने अमेरिका के राष्ट्रपति को लिखे, कभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने एटली को लिखे। अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में ये जो पत्राचार हुआ है, ऐसे शायद 20,000 पत्र होंगे। उनमें से कुछ अभी हमारे हाथ में आए हैं, उनको हम सारे देश के लिए सार्वजनिक करेंगे, तो हमारी आज की दुर्व्यवस्था की जड़ें कहां हैं वो हमें अंदाजा लगेगा। ये पत्र में बहुत स्पष्टता के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया कि आजादी दे दो भारत को, लेकिन रखना इसको वेस्टर्न ऑर्बिट में है। परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इस पत्र को अपनी नीति का आधार बनाया। एटली और चर्चिल दोनों ने मिलकर तय किया कि भारत की आजादी देनी है तो उसकी शर्तें क्या होनी चाहिए। कंडीशनल शर्तों पर आजादी। आजादी कभी शर्तों पे न ली जाती है न दी जाती है, लेकिन भारत की आजादी शर्तों पे आई, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब ये कह दिया इनको, तो इनकी अकल में बात बैठ गई कि भारत को अपने साथ ही रखना है, क्योंकि इतना बड़ा बाजार है भारत, इतने बड़े पैमाने पर कच्चे माल का उत्पादक है भारत, और इतनी बड़ी जनसंख्या भारत की जो कंज्यूमर हो सकती है यूरोप और अमेरिका के सामानों की, दुनिया के किसी भी देश में संभव नहीं है। कई कारणों से वो भारत को अपने नजदीक रखना चाहते थे, इसमें वो सफल हुए। और सफल कैसे हुए? जब उन्होंने आजादी दी हमें, तो उसके लिए एक बाकायदा समझौता किया, ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट, और उसमें जो शर्तें रखी, उन शर्तों के चक्कर में आज तक हिंदी हमारी संवैधानिक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। शर्तें वहां हैं। हम कई बार सोचते हैं कि शायद हमारे नेताओं की अकल को कुछ कमी आई, या हमारी नेताओं की हिंदी निष्ठा कम हुई, या हमारे नेताओं में हिंदी प्रेम कम हुआ, या हमारे नेताओं में राष्ट्रभाषा के प्रति उतना सम्मान नहीं रहा। हमारे मन में शायद ये विचार आते हैं, इसीलिए हिंदी को संवैधानिक स्थान नहीं मिला। ये सब बातें दोयम हैं, बाद की हैं। मुख्य बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संसद को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि भारत को आजादी दे के भी अपने नजदीक ही रखना है। वेस्टर्न ऑर्बिट एक मुहावरा है, और वो मुहावरे में सब कुछ आ जाता है। माने भारत की आजादी के बाद भारत की भाषा ना हो, भारत की भूषा ना हो, भारत का भोजन ना हो, भारत का भजन ना हो, भारत की भेषज ना हो, भारत का कुछ भी ना हो, बस भारत आजाद हो, नाम के लिए, कहने के लिए, बाकी भारत का कुछ ना हो। जो भी कुछ हो वो अंग्रेजों का हो, अंग्रेजों की भाषा हो, अंग्रेजों की भूषा हो, अंग्रेजों का भोजन हो, अंग्रेजों का भजन हो, अंग्रेजों की भेषज हो, सब कुछ अंग्रेजों का हो, बस भारत कहने को आजाद हो। तो उसी तरह की आजादी हमने ली, आधी अधूरी। ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट पे हमने समझौता किया, और उसमें अंग्रेजों की उन सब शर्तों को मान लिया जो हमारे लिए बहुत शर्मनाक। परिणाम ये हुआ कि भारत की आजादी के बाद भी भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, क्योंकि अंग्रेजी ने वो जगह अभी तक खाली नहीं की इस देश के लिए। भारत के लोगों की भूषा आज हम सब देखें अपने अपने आप को, ये आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, ये मैं अपनी मानसिकता को समझने की दृष्टि से कह रहा हूं
कि ज्यादातर पढ़े लिखे भारतवासियों की भूषा क्या है? वही अंग्रेजों का शर्ट, अंग्रेजों की पैंट, अंग्रेजों की टाई, अंग्रेजों का कोट, अंग्रेजों की नेक टाई, अंग्रेजों का ओवरकोट, अंग्रेजों का पी कैप, वही तो भूषा है पढ़े लिखे लोगों की। ये ठीक है कि जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा स्वदेशी हैं, ज्यादा भारतीय हैं, और वो शायद इसलिए ज्यादा स्वदेशी, ज्यादा भारतीय हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़ लिख जाते तो शायद वो भी चले जाते उधर ही जैसे हम चले गए। तो हमने जो आजादी लाई उसी में खोट है, उसी में अधूरापन है, और वहीं गड़बड़ी है। अगर ये ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट नहीं होता, सत्ता के हस्तांतरण का समझौता नहीं होता, तो शायद भारत कुछ और होता। दुनिया में भारत के पहले 70 देश अंग्रेजों के गुलाम हुए। उन सभी देशों ने आजादी पाई अंग्रेजों की गुलामी से, लेकिन किसी भी देश ने अंग्रेजों के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं किया। अंग्रेजों ने कोशिश की, लेकिन किसी भी देश ने ऐसा समझौता मानने से इनकार कर दिया। सबसे आखिर में जो देश आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से, जिसको हम दक्षिण अफ्रीका कहते हैं, वहां की जनता ने भी अंग्रेजों से कोई समझौता करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि हम आजाद होंगे तो अपनी शर्तों पर, अंग्रेजों की शर्तों पर नहीं। लेकिन भारत एक ऐसा देश जिसने अंग्रेजों से आजादी के लिए समझौता किया, और उस समझौते के आधार पर अंग्रेजों ने कानून बनाया। उस कानून के हिसाब से भारत को आजादी दी गई। उस कानून का नाम है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। 3 जुलाई 1947 को यह कानून ब्रिटेन की संसद में पास किया गया, और उसके बाद भारत को आजादी दी गई। अब जरा सोचो तकनीकी रूप से कि किसी कानून के आधार पर हमको आजादी मिली है, कल को लंदन की संसद उस कानून को वापस ले ले, रद्द कर दे, तो क्या होगा? ये अलग बात है कि अब अंग्रेजों में उतना दम नहीं बचा कि वो यहां आकर हम पर राज कर पाए। वो बहुत कमजोर हो गए हैं, देश बहुत कमजोर हो गया है, सारी दुनिया में उनकी दादागिरी खत्म हो गई है, सारी दुनिया से उनका दबदबा खत्म हो गया है। ये सही बात है, लेकिन तकनीकी प्रश्न है वो ये कि कल को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अगर रिपील कर दिया जाए, जिसके आधार पर आपको आजादी मिली, तो आपकी हैसियत क्या होगी? बहुत गंभीर प्रश्न है। और ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, इसी की जड़ में है हिंदी राष्ट्रभाषा ना बने, इसी की जड़ में अंग्रेजी ही भारत पर लदी रहे, इसी की जड़ में है। इसी की जड़ में है कि भारत का समाज 2 संप्रदायों के आधार पर बटे, हिंदू और मुसलमान। दुनिया में किसी भी देश के बंटवारे संप्रदायों के आधार पर नहीं हुआ करते, किसी भी देश में। भारत में हुआ बंटवारा वो इसी कानून के आधार पर। अब हमारे देश की संसद में जब मैंने ये सवाल उठाया, संसद में मतलब सांसदों से, वो कहते राजीव भाई हमारा तो संविधान लागू हो गया ना 1950 को, तो अब इसका तो कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा आप तकनीकी रूप से ये कह रहे हैं कि हमने संविधान लागू कर लिया तो अब इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्रियात्मक रूप से तो सब कुछ वही दिख रहा है इस देश में जो लिखा गया है। हमारी सरकार के कई जिम्मेदार मंत्रियों से मैंने इस विषय पे बात की कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का क्या है, अगर हम वापस अंग्रेजों से ये अनुनय विनय ना करें या अंग्रेज हमारी बात ना माने और वो रिपील कर दें तो क्या है? तो कहते हैं जी हमने तो संविधान लागू कर लिया 1950 से अपना, तो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट की जो कंडीशन है वो आपने खत्म क्यों नहीं की इस देश में? एक तरफ सरकार हमको समझाती है कि भाई हमने 1950 26 जनवरी को अपना संविधान लागू कर लिया, अब ये ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट जो है वो निष्प्रभावी है,
ठीक है, मैं मान लेता हूं आपकी बात सच है, तो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट की कंडीशंस क्यों लागू हैं इस देश पर? ट्रांसफर ऑफ पावर में लिखा गया कि अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजी भारत में चलेगी। क्यों चल रही है अंग्रेजी भारत? आप कहते हो कि हमने भारत का संविधान लागू किया, तो अंग्रेजों की शर्त को पहले खत्म करो, तभी तो भारत के संविधान का कोई मतलब है। अंग्रेजी अभी भी चल रही। ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट में कहा गया कि अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजों का ये प्रशासनिक ढांचा आईसीएस, जिसको हम आजकल आईएएस कहते हैं, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ऑल इंडिया सर्विसेज के ये जो कैडर में सारा है, ये वैसे का वैसे ही चलेगा अंग्रेजों के जाने के बाद। क्यों चल रहा है? अगर आपने भारत का संविधान लागू कर दिया, तो भारत के संविधान में ये आईसीएस की जगह क्यों है अभी भी, जो अंग्रेजों के जमाने में थी गुलामी के लिए? फिर इससे भी ज्यादा, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून क्यों लागू हैं अभी भी इस देश में? हमारे किसान रोज लाठियां खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, अंग्रेजों के कानून के खिलाफ संघर्ष करते हुए, जिसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। 1840 में बना, डलहौजी ने इसको लागू कराया और 1894 में इस कानून को और कड़ा करके लागू किया गया। तब से लेके लगातार ये चला आ रहा है, और आप कहते हो कि हमने भारत का संविधान लागू कर लिया। तो मजाक किया आपने तो भारत के संविधान के साथ, और धोखा दिया भारत के लोगों को। धोखा क्या दिया? संविधान में लिखा वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस पूरे संविधान को आत्मार्पित करते हैं। और कभी भारत के लोगों से पूछा नहीं आपने कि ये लोग इस संविधान को आत्मार्पित कर रहे हैं या कुछ नेता जो अंग्रेजों के प्रभाव में हैं वो इस संविधान को आत्मार्पित कर रहे हैं? आपको मालूम है, हमारी जो संविधान सभा बनी उसमें 85% से ज्यादा नेताओं को अंग्रेजों ने सेलेक्ट किया संविधान सभा के लिए। अंग्रेजों ने सेलेक्ट किया, और अंग्रेजों ने चुन चुन कर उन नेताओं को संविधान सभा में रखा जो अंग्रेजों के हमेशा से समर्थक थे और अंग्रेजों को आदर्श मानते थे। संविधान सभा में ऐसे नेता रखे ही नहीं गए जो अंग्रेजों की हमेशा से खिलाफत करते थे और अंग्रेजों के धुर विरोधी थे, उनको रखा ही नहीं गया। बहुत नेता थे ऐसे इस देश में, अब नाम लेने की जरूरत नहीं। तो हमारे देश का संविधान बना उन लोगों के द्वारा जो अंग्रेजों ने चुने थे, और अंग्रेजों ने बनाया था एक ड्राफ्ट जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जब बहस हुई थी ब्रिटेन की संसद में, तो उस बहस का एक वाक्य सुनाता हूं आपको। सारे ब्रिटेन के सांसद अंग्रेजों की लोकसभा में ये कह रहे थे कि भारत को 1000 साल तक गुलाम बनाकर रखने के लिए इससे अच्छा कानून नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1000 साल तक भारत को गुलाम बनाकर रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से अच्छा कोई कानून नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने ये कानून 1935 में पास किया और भारत में इसको लागू कराया, और भारत की संविधान सभा ने इसको संविधान की आत्मा बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आप किसी दिन चाहें तो एक छोटा सा प्रयास करें, कोशिश करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कॉपी किसी भी कानून की पुस्तक बेचने वाली किताब की दुकान में मिल जाएगी, आप ले लो 1935 की, और भारत के संविधान की प्रति कहीं भी मिल जाएगी। दोनों के एक एक पन्ने मिलाते जाओ तो आपको पता चलेगा कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदला गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सारे प्रावधान भारत का संविधान बन गए, बहस भी नहीं हुई कि हम कर क्या रहे हैं। अब हुआ क्या कि एक तरफ हमने भारत के लोगों से ये कहा कि हमने हमारा संविधान बना लिया है और उसको 26 जनवरी 1950 को आत्मार्पित कर लिया है, दूसरी तरफ उस संविधान में वो सारी शर्तें आपने रखी जो अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में रखी थी। तो ये एक तरह से भारत के करोड़ों लोगों के साथ धोखा।